Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। राजनीतिक विचारधारा के अपने अध्ययन की श्रृंखला में हमने अभी तक कई विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया है और आगे मुझे ये उम्मीद है कि हम कई अन्य विचारधाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वयं प्रभा और चैनल 16 के लिए तैयार किए गए इस प्रोग्राम के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि आपको विचारधाराओं के बारे में, राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में एक अच्छी समझ मिल सके, एक ऐसी समझ जिसके आधार पर आप इन विचारधाराओं के बुनियादी तत्वों के बारे में जान सकें। अगर भविष्य में आपको कभी इन शब्दावलियों का या इन विचारधाराओं का सामना करना पड़े तो आप उनके अर्थ को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर्स की तरफ हैं, तब भी यह सारे जो अवधारणाएं हैं वह राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में या फिर मैं कहूँ कि समाज विज्ञान के अन्य सभी अनुशासनों में भी, अन्य सभी डिसिप्लिन्स में भी काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। आज हमारी जो चर्चा है वह नारीवाद के आसपास रहेगी, नारीवाद की या नारीवाद पर रहेगी। नारीवाद के आसपास से ज़्यादा बेहतर शब्द ही होगा। तो नारीवाद पर जो हमारी चर्चा है उसे मैं दो भागों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहले भाग में जो हमारी चर्चा है उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम नारीवाद के इतिहास को समझें और उस इतिहास को समझने के साथ ही हम यह समझने की कोशिश करें कि नारीवाद के भीतर जो मुख्य साझा तत्व हैं वे कौन कौन से हैं, किन किन तत्वों को हम नारीवाद की एक पूरी विचारधारा के रूप में, विशेषता के रूप में इंगित कर सकते हैं। आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि अन्य सभी विचारधाराओं की तरह ही नारीवाद कोई एक स्वर वाली विचारधारा नहीं है। इसके भीतर अलग अलग तरह के स्वर हैं, अलग अलग तरह की आवाजें हैं और कई बार ये अलग अलग स्वर एक दूसरे की तीखी आलोचनाएं भी प्रस्तुत करती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने इन स्वरों को, इन आवाजों को भी प्रस्तुत करूं। आज के इस एपिसोड में मैं मुख्य रूप से सेक्स जेंडर डिबेट के आसपास जो अलग अलग तरह के विचार आए हैं उनकी बात करूंगा। मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि पहली धारा का नारीवाद और दूसरी धारा का नारीवाद क्या है और अगले एपिसोड में हम थोड़े विस्तार से यह देखेंगे कि उदारवादी नारीवाद का क्या अर्थ है, समाजवादी नारीवाद का क्या अर्थ है और विशेष रूप से रेडिकल नारीवाद पर भी हमारा ध्यान रहेगा। और इसके अलावा जो नारीवाद के कुछ अन्य रूप भर कर सामने आए हैं पिछले 20-30 सालों में, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी पूरी चर्चा है वह नारीवाद के इतिहास और इसके मुख्य विशेषताओं के आसपास केंद्रित रहेगी और इसमें शुरुआती स्तर पर हमारी यह कोशिश होगी कि हम एक समझ बनाएं कि अगर हम बिल्कुल ही एक अनभिज्ञ या एक अनजाने या एक आम पाठक के रूप में नारीवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इसे कैसे समझना होगा। अगर हम अपने आम जिंदगी की बात करें तो कई बार हमारा सामना इस शब्द से होता है और यह भी कई बार कहा जाता है कि हमारा समाज एक पुरुषवादी समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर लड़कियों के अधिकारों की, उनके संवैधानिक अधिकारों की भी ज़्यादा परवाह नहीं की जाती है। और यह कहते हुए हमारे मौजूदा समाज की तो आलोचना की ही जाती है, पर इसके साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि हमें एक ऐसे समाज को बनाने की ज़रूरत है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की बराबर अधिकार हो। तो यह जो एक चाह है कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं जिनकी स्थिति पुरुषों से कमतर है, उनकी स्थिति भी पुरुषों के बराबर हो, यह चाह ही नारीवाद का मूल तत्व है। और हम यह देखेंगे कि अलग अलग तरीके से यह चाह अभिव्यक्त होती रही है
और इसने नारीवाद के भीतर की जो पूरा विश्लेषण है अलग अलग जीवन के तत्वों का, उसको भी गहराई से प्रभावित किया है। तो उस पर हम धीरे धीरे कर आगे आएंगे। सबसे जो एक शुरुआती स्तर पर हमें यह जानकारी रखनी होगी कि एक शब्द के रूप में, राजनीतिक शब्द के रूप में फेमिनिज्म या नारीवाद का प्रचलन 1960 के दशक के बाद बढ़ा है। यह कहा जा सकता है कि जो फेमिनिज्म है वह बुनियादी तौर पर दो बुनियादी विश्वासों से जुड़ा हुआ है। पहला, महिलाएं अपने सेक्स या लिंग के कारण वंचित स्थिति में हैं, यानी कि जो पुरुष हैं अपने शारीरिक सामर्थ्य के कारण, यानी कि शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होने के कारण, या दूसरे शब्दों में हम बहुत सरल तरीके से कहें तो पुरुष होने के कारण कई प्रकार के लाभों के हकदार बन जाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो अमूमन इसके कारण से हाशिए पे चली जाती हैं, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। और दूसरा जो विश्वास है नारीवाद का, वह यह है कि यह जो महिलाओं की वंचना की स्थिति है, जो उनके एक तरीके से अंडर प्रिविलेज्ड होने की बात है या उनके मार्जिनलाइजेशन की बात है, उसे खत्म किया जा सकता है और उसे खत्म किया जाना चाहिए। अब नारीवाद के भीतर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हम साझा बिंदु के रूप में जान सकते हैं, जिन्हें, और इसके आधार पर हम इन बिंदुओं पर आगे बात करेंगे काफी विस्तार से, और हम पहली धारा के नारीवाद और दूसरी धारा के नारीवाद को भी इसी दौरान समझेंगे। तो ये 4 बिंदु हैं, वो है सार्वजनिक निजी विभाजन, यानी कि पब्लिक प्राइवेट डाइकोटमी या पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। दूसरा जो है पितृसत्ता या पैट्रियार्की। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि पितृसत्ता या पैट्रियार्की का क्या अर्थ है। तीसरा है सेक्स जेंडर डिवीजन। इसको लेकर नारीवाद के भीतर बहुत सारा वाद विवाद रहा है, पर अधिकांश जो नारीवादी हैं उन्होंने इसे एक ऐसे विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है जिस पर उन्हें स्पष्टता से अपने विचारों को रखने की जरूरत है। और चौथा है समानता और विभेद, यानी कि किस तरीके से समानता और विभेद, समानता का अर्थ पुरुषों से समानता और विभेद का मतलब कि पुरुषों से अंतर होने का जो तत्व है, उनको किस तत्व को कितना महत्व दिया जाए, इस पर भी काफी वाद विवाद नारीवाद के भीतर रहा है, जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में आपसे यह कहा कि जब हम अगले एपिसोड में पहुंचेंगे तो बहुत ही विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उदारवादी नारीवाद क्या है और इसमें किस तरीके के तत्व उभर कर सामने आए हैं, किस तरीके के विचारों को जोर दिया गया है, और उसी तरीके से हम समाजवादी नारीवाद और रेडिकल नारीवाद और नारीवाद की अन्य नवीन धारा, जब मैं नवीन धारा बोलता हूँ तो इसका मतलब यह है कि ब्लैक फेमिनिज्म और लेस्बियन फेमिनिज्म या पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के नाम पर जो धाराएं उभर कर सामने आई हैं, उसकी भी एक समझ बनाएंगे अगले एपिसोड में, ऐसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था। लेकिन आगे का जो वाद विवाद है उसे समझने के लिए हमें 3 जो नारीवाद की धाराएं हैं या नारीवाद के 3 जो रूप हैं, उनकी एक बुनियादी, बहुत ही बुनियादी समझ बनाने की आवश्यकता है। उदारवादी नारीवाद, तो अभी आप शुरुआती स्तर पर आप यह समझ कर रखें कि उदारवादी नारीवाद यह मानकर चलता है कि जो पुरुष और स्त्रियां दोनों जो हैं वो रैशनल ह्यूमन बीइंग हैं और उनके बीच में किसी तरीके का अंतर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के भीतर रैशनैलिटी होती है। और ये मोटे तौर पर सुधार के माध्यम से, कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का तर्क देती रही है। अब इसके अलग अलग कौन से रूप हैं, किस तरीके के तर्क आए हैं, इस पर हम आगे विचार करेंगे, लेकिन ये बुनियादी अर्थ आप याद रखेंगे। दूसरा जो समाजवादी नारीवाद है, इसमें मार्क्सवाद का काफी प्रभाव है और इसमें यह माना जाता है कि जो महिलाओं की बुरी स्थिति है उसके 2 कारण हैं। एक तो जो जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है महिलाओं से, महिला होने के कारण वो, और दूसरा पूंजीवादी व्यवस्था, और ये दोनों को जोड़कर इस चीज को प्रस्तुत करने की कोशिश करती हैं, यानी कि समाजवादी नारीवादी। और उनका यह मानना है मोटे तौर पर कि जब तक से पूंजीवाद खत्म नहीं होगा तब तक से महिलाओं के लिए एक मुक्तिकारी स्थिति नहीं आ सकती है। और रेडिकल नारीवादी जो हैं, उनका यह मानना है कि जीवन का हर आयाम जो है वो पितृसत्ता से गाइड होता है, पितृसत्ता से संचालित होता है। पितृसत्ता के बारे में आगे हम विस्तार से देखेंगे,
लेकिन अभी हम मोटे तौर पर यह समझ लें कि रेडिकल नारीवादी यह मानती हैं कि जीवन के हर आयाम में पूरी दुनिया की संरचना इस तरीके से है मानो कि पुरुष जो है वो इस दुनिया के केंद्र में है और महिलाओं की स्थिति हमेशा ही कमतर है, महिलाएं हमेशा ही सबऑर्डिनेट या अधीन की अवस्था में हैं। और रेडिकल नारीवादी इस स्थिति को पलटना चाहती हैं, वे चाहती हैं कि ये स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो ये जो 3 नारीवाद के रूप हैं, अगर हम इसको याद रखेंगे, इन बुनियादी अर्थों को विस्तार से हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन अगर हम इन बुनियादी अर्थों को याद रखेंगे तो आगे की जितने सारे वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो उदारवादी नारीवाद जो है वो मोटे तौर पर रैशनल मानते हुए सुधारों के माध्यम से दोनों की स्थिति यानी पुरुष और स्त्री की स्थिति बराबर करना चाहता है। समाजवादी नारीवाद जो है वो जो स्त्रियों की स्थितियों से पूंजीवाद से जोड़ता है और जेंडर असमानता की अस्तित्व को भी स्वीकार करता है और यह चाहता है कि जो जेंडर असमानता की स्थिति है वो खत्म हो। और जो रेडिकल नारीवाद है वो यह कहता है और सोशलिस्ट फेमिनिज्म यह भी मानता है कि वो पूंजीवाद के खत्म होने से ही खत्म होगा और रेडिकल फेमिनिज्म जैसे मैंने आपको बताया कि वो पूरी तरीके से जो सामाजिक स्थिति है या जीवन के जो तमाम पहलू हैं उसमें रेडिकल बदलाव चाहता है। अब अगर हम सार्वजनिक और निजी के बीच में विभाजन की जो बात करें, जो एक साझा बिंदु है नारीवाद के भीतर, तो उसमें यह बात सामने आती है कि जो आधुनिक नारीवाद है जिसके बारे में मैंने आपको बोला कि 1960 के दशक से उसमें एक तरीके का एक उभार आया और उसके बाद उसका ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन अगर हम स्त्रियों के अधिकारों के बारे में बात करने के बारे में विचार करें कि किसने आखिर विचार किया, किस तरीके से मुद्दों पर बातचीत शुरू हुआ, भले ही उसके लिए अलग से फेमिनिज्म वर्ड यूज नहीं किया गया, तो इसमें हम मैरी वोllstonecraft का नाम ले सकते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में और इसे आधुनिक नारीवाद की आरंभिक पुस्तक माना जाता है और इस दौर को अमूमन नारीवाद की पहली धारा फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के रूप में जाना जाता है। मेरे वोllstonecraft के विचारों पे तफसील से हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे जब हम लिबरल फेमिनिज्म के बारे में विचार करेंगे। हालांकि वो पूरी तरीके से लिबरल थिंकर नहीं थी पर वो आरंभिक धारा का प्रतिनिधित्व करती थी और मोटे तौर पर जो उनका जोर था वो इसी पर था कि जो महिलाएं हैं उन्हें एक ऐसी स्थिति प्रदान की जानी चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में जो पुरुषों के बराबर हो। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं से यह अपेक्षा की कि वे अपने परिवार की भूमिका का भी निर्वहन करें। जो नारीवाद की पहली धारा थी उसमें मुख्य रूप से यह मांग की गई कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह समान कानूनी और राजनीतिक अधिकार मिले, यानी कि महिलाओं को भी शिक्षा हासिल करने का अधिकार हो, महिलाओं को भी बाहर नौकरी करने का अधिकार हो, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले। 19वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड और अमेरिका में महिला कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को मताधिकार देने का आंदोलन चलाया। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे कई पुरुष सिद्धांतकारों ने भी इसका मताधिकार देने का समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने हैरियट टेलर के साथ मिलकर लिखी पुस्तक ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वुमन में लिंग के आधार पर भेदभाव की आलोचना की और बाद में नारीवाद की जो दूसरी धारा आती है उसमें भी निजी और सार्वजनिक विभाजन की आलोचना की गई, बल्कि यह आलोचना काफी तीखी होती गई। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीति दर्शन को देखें तो उसमें यह सोच काफी गहरे स्तर तक मौजूद रही है कि जो परिवार का दायरा है वह एक प्यार से आपसी जुड़ाव से संचालित होने वाला दायरा है और राजनीति का जो दायरा है वो परिवार के दायरे से बाहर है। और उसमें अगर हम मोटे तौर पर कुछ चिंतकों की बात करें तो हम ये पाएंगे कि जो प्राचीन ग्रीस में थे या ग्रीक सिटी स्टेट्स के दौर में जो थिंकर थे उसमें अगर हम प्लेटो को देखेंगे तो प्लेटो ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। लेकिन अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल यह मानते हैं कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से हीनतर होती हैं, निम्न होती हैं और उन्होंने उनकी भूमिका को पूरी तरीके से परिवार के भीतर ही सीमित कर दिया। और इस रूप में उन्होंने परिवार का एक जिक्र जरूर किया एरिस्टोटल ने और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो पुरुष होता है वह बेहतर तरीके से अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर पाए। इसके लिए
यह जरूरी है कि परिवार के भीतर उसे एक ऐसा माहौल मिले जिससे वो इन सारी चीजों पे यानी कि नागरिकता के कामों पे ध्यान दे पाए। तो इस संदर्भ में वो दास और पत्नी की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन उनके बाद के जो सिद्धांतकार हैं, उन्होंने कभी भी परिवार के बारे में बहुत गहराई से विवेचना करने की, उसका वर्णन करने की और उसके भीतर महिलाओं की स्थिति के बारे में एक तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की। और आमतौर पर जब बाद में नारीवादियों ने इसकी आलोचना की नारीवाद की दूसरी धारा में, तो उन्होंने इस बात पर ही जोर दिया कि यह जो पूरा दर्शन था आधुनिक दर्शन तक, यानी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक दर्शन तक, कई दार्शनिकों तक, रॉल्स की भी इसलिए आलोचना की गई कि वह परिवार के भीतर तक नहीं जाता है और उसमें आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में संसाधनों का वितरण कैसे हो, पदों को किस तरीके से दिया जाए, इसी की बात की जाती है। तो ये जो सार्वजनिक और निजी का जो विभेद है, जो एक डिफरेंशिएशन है, एक बड़ी मोटी सी लाइन खींची हुई है, वह राजनीतिक दर्शन में मजबूती से मिलती रही है और नारीवादियों ने इसे प्रश्नांकित किया, इस पर सवाल उठाया। हालांकि उनके सवाल उठाने का जो तरीका था वो अलग अलग तरीके से सामने आया, पर मोटे तौर पर हम ये याद रखेंगे कि जब भी स्त्रियों के अधिकारों की बात हुई तो उस बातचीत में प्रयास यही किया गया कि इस चीज को, जो यानी कि जो पब्लिक और प्राइवेट का जो एक डिफरेंशिएशन है, जो अंतर है, उसको प्रश्नांकित किया जाए। अब जैसे मैं बात कर रहा था दूसरी नारीवाद की दूसरी धारा की, तो जो नारीवाद की दूसरी धारा है वो माना जाता है कि 1963 में 1963 में बेट्टी फ्रीडन की एक बुक आई थी, द फेमिनिन मिस्टिक, उसके प्रकाशन से नारीवाद की दूसरी धारा की शुरुआत मानी जाती है। इसमें यह माना गया कि नारीवाद की पहली धारा की उपलब्धियों से महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और इसमें महिलाओं की मुक्ति के प्रश्न को केंद्रीय प्रश्न के रूप में रखा गया। और यहाँ पर फिर एक अलग तरीके से जो प्राइवेट है उस पर जोर दिया गया। यानी कि अगर हम रेडिकल नारीवाद के बारे में ध्यान दें तो रेडिकल नारीवाद ने प्राइवेट के पॉलिटिकल होने का क्लेम किया और सिर्फ कुछ संबंधों को ही नहीं, यानी कि सिर्फ संसाधनों के वितरण को ही नहीं, बल्कि जो एक पति पत्नी का बहुत ही निजी संबंध होता है उसको भी उन्होंने या हर तरह के संबंध को हर उसमें पावर स्ट्रक्चर के दायरे में बांध कर देखने की कोशिश की और यह दिखाने की या बताने की कोशिश की कि कैसे इनके साथ एक तरीके का शोषण जुड़ा हुआ है या एक तरह से महिलाओं की अधीनता जुड़ी हुई है। तो जो ये पब्लिक प्राइवेट का जो पूरा एक डिबेट है वो एक काफी केंद्र में रहा है। सार्वजनिक निजी का जो एक अंतर का जो डिबेट है वह नारीवाद के भीतर काफी गहराई से मौजूद रहा है। दूसरे स्तर पर हम पितृसत्ता के बारे में विचार कर सकते हैं। पितृसत्ता एक ऐसी विशेषता है जो कि नारीवाद के भीतर तकरीबन हर प्रकार के नारीवादी के द्वारा स्वीकार की जाती है कि महिलाएं जो हैं वो पितृसत्ता के अधीन हैं। हालांकि पितृसत्ता के विश्लेषण में एक तरह का अंतर भी हम देख सकते हैं अलग अलग नारीवादियों में। तो अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से पितृसत्ता काम करती है तो उसमें उसके अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। तो एक तो इसका मोटे तौर पर अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो हम ये देखेंगे कि पितृसत्ता का अर्थ होता है पिता का शासन। ओके, तो ये जो पिता के शासन की जो अवधारणा है उसमें एक पैट्रियार्क की कल्पना है और जिस तरीके से वह उसका आदेश आता है उसमें परिवार के हर सदस्य मानते हैं, ऐसी एक समझ इस शब्द के बारे में है। लेकिन यहाँ सिर्फ पिता का शासन का अर्थ नहीं है बल्कि यहाँ नियमों की, परंपराओं की, कानूनों की और कई तरीके के अलिखित कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट या एक काम करने की आचार संहिता की बात कही जा रही है जिसमें कि महिलाओं की स्थिति उनके जेंडर के कारण, उनके लिंग के कारण कमतर होती है। यह माना जाता है कि कुछ ऐसे काम हैं या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं और यह फिर माना जाता है कि कुछ ऐसे दायरे हैं जहां पर मुख्य रूप से पुरुष भी जा सकते हैं या पुरुषों को ही वहां जाने का अधिकार है। तो इस संदर्भ में पितृसत्ता का अलग अलग स्तरों पर नारीवादियों के द्वारा विश्लेषण किया गया और उसमें अगर हम नारीवाद की विभिन्न धाराओं की बात करें, सिर्फ उनके शाब्दिक जो उनका अर्थ है उसकी समझ के आधार पर, तो
हम यह कह सकते हैं कि जो उदारवादी नारीवादी हैं और जो समाजवादी नारीवादी हैं या फिर जो रेडिकल नारीवादी हैं, इन सब ने अलग अलग तरीके से इसे समझने की कोशिश की। यानी कि जो उदारवादी नारीवादी हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो पितृसत्ता है उसका जो पूरा प्रभाव है उसे कम किया जा सकता है अगर हम समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों को रैशनल माने, दोनों के साथ बराबर व्यवहार करें, दोनों को हर प्रकार की पदों पर जाने की अनुमति दें, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे वो काम से जुड़े हुए पद हों, और हम शिक्षा से लेकर नौकरी तक हर स्थान पर एक तरह की समानता लाने की कोशिश करें। तो ये पितृसत्ता की स्थिति में या पितृसत्ता की जो जकड़न है उसमें एक सुधारात्मक पहल करने की कोशिश करती है। जो समाजवादी नारीवादी हैं वो इस बात पर जोर देने की कोशिश करती हैं कि जो पितृसत्ता है वह एक ऐसे कारक के रूप में है जिसे पूंजीवाद से बल मिलता है और जो पूंजीवाद को बल प्रदान करता है। तो अगर हमें इससे निकलने का रास्ता ढूंढना है तो वो निकलने का रास्ता पूंजीवाद के खात्मे की ओर से होकर जाता है, और वो इस बात पर जोर देने की कोशिश करती हैं कि जो पूंजीवाद है उसने पितृसत्ता को ज्यादा मजबूती ही प्रदान की है। रेडिकल जो नारीवादी हैं वो पितृसत्ता को जीवन के विभिन्न दायरों में या हम कहें कि जीवन के हर दायरों में कार्यरत या प्रभावरत मानती हैं कि चाहे हम जीवन की किसी भी क्षेत्र के उदाहरण को ले लें, हम यह देखेंगे कि वहाँ जो कोड है, वहाँ जो एक आचार संहिता है, जो काम करने का एक अनकहा सा नियम है, उसमें पुरुष जो होते हैं वो लाभ की स्थिति में होते हैं। और इसमें यह बात जरूर है कि कहीं कहीं ऐसा लग सकता है कि महिलाएं जो हैं वो लाभ की स्थिति में, कुछ उदाहरणों में। मिसाल के तौर पर भारतीय परिस्थिति में अगर हम एक परिवार के भीतर सास की स्थिति को, मदर इन लॉ की स्थिति को देखें तो वो लगता है कि वो अपने परिवार में काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर हम पूरी संरचना के बारे में विचार करें, जो सामाजिक संरचना है जिसमें एक महिला के रूप में उस व्यक्ति की यानी कि उस सास के जो रोल में है उनकी स्थिति को समझें, तो हम ये पाएंगे कि वो असल में काफी कमजोर स्थिति में है। जीवन के किसी एक पहलू में, एक क्षण में उन्हें ऐसा आभास जरूर होता है कि वो मदर इन लॉ या सास की भूमिका के रूप में मजबूत है। तो पितृसत्ता का जो प्रतीक रूप है रेडिकल नारीवादी उसे उखाड़कर फेंकना चाहती हैं, और कुछ रेडिकल नारीवादी इसके स्थान पर मैट्रियार्की की भी स्थापना करने पर जोर देती हैं। और उस संदर्भ में किस तरीके के विचार आते हैं इस पे हम आगे और गहराई से विचार करेंगे। अगर हम इससे आगे बढ़ें और हम यह देखें कि जो एक पूरा एक डिबेट है इस नारीवाद के भीतर, उसमें सेक्स जेंडर के बीच का जो अंतर है उसे काफी महत्व दिया जाता है। और नारीवादी राजनीति की विविध धाराओं ने अलग अलग तरीके से सेक्स जेंडर के बीच अंतर का विकास किया है। शुरू में सेक्स या लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष और महिलाओं में जैविक अंतर बताने के लिए किया गया, और जेंडर शब्द का प्रयोग इस बुनियादी अंतर से संबंधित सांस्कृतिक अर्थ बताने के लिए किया गया। इसका अर्थ यह है कि जब हम बिल्कुल आरंभिक दौर की बात करें तो हम यानी कि जब नारीवाद के भीतर इस तरह की बातचीत शुरू हुई तो यही बात कही गई कि जो सेक्स होता है वह निश्चित तौर पर स्वाभाविक होता है। कोई पुरुष होता है, कोई स्त्री होती है। पुरुषों का जो बायोलॉजिकल वर्क है वो दूसरा है, जो महिलाएं हैं उनका बायोलॉजिकल वर्क दूसरा है। लेकिन उसके आधार पर जो समाज के द्वारा भूमिकाएं बना दी जाती हैं, जिसमें कि एक जो स्त्री होती है उसे कुछ खास तरीके की भूमिकाओं से बांध दिया जाता है, और जो एक पुरुष होता है उससे कुछ अलग तरीके के काम की उम्मीद की जाती है। तो यह एक अलग ही या खतरनाक तरह की स्थिति होती है। यहाँ पर हमें ये जो मैंने आपसे कहा कि अलग अलग भूमिकाओं में बांटने की जो स्थिति है, तो उसका कई बार और इसी के आधार पर पैट्रियार्की जो है, यानी कि जो एक ऐसा कोड जिसमें कि यह माना जाता है कि किस तरीके की भूमिका पुरुष और स्त्री की होनी चाहिए, और अमूमन उसमें पुरुष फायदे की स्थिति में होता है, तो वो किस तरीके से काम करता है। अब ये जो सेक्स जेंडर का डिबेट है, जिसमें जेंडर जो है वो सांस्कृतिक अर्थ में लोगों की भूमिकाओं को तय करता है, तो उसमें कई बार या अधिकांश मामलों में जो स्त्रियां जो होती हैं वो नुकसान की स्थिति में होती हैं। वो पितृसत्ता के कारण हास्याकृत या मार्जिनलाइज्ड सिचुएशन में होती हैं।
लेकिन पुरुष भी इसके कारण से हास्याकृत स्थिति में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो पितृसत्ता होती है, जब वो काम करती है तो वो सबसे उसमें यह उम्मीद की जाती है कि वो कुछ खास तरीके के गुणों को लेकर ही व्यवहार करे। तो अगर कोई मेल है, कोई पुरुष है, तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह सार्वजनिक रूप से अपने दुख की भावनाओं को व्यक्त ना करे। अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष सार्वजनिक स्थानों पर रोना शुरू कर देता है, तो उससे यही कहा जाता है कि स्त्रियों की तरह, महिलाओं की तरह, औरतों की तरह क्यों रो रहे हो। यानी कि उससे भी उम्मीद की जा रही है कि वह एक ही तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करे, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करे, और वह तरीका है जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत है। और महिलाओं के लिए भी इसी तरीके से जेंडर के आधार पर भूमिका तय कर दी जाती है। उनके बोलने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, उनके काम करने का दायरा, सब कुछ जेंडर के माध्यम से तय कर दिया जाता है। नारीवाद द्वारा इन दोनों के बीच में अंतर करना काफी महत्वपूर्ण रहा है कि सेक्स और जेंडर के बीच में अंतर को कैसे समझा जाए, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर के आधार पर महिलाओं की अधीनता को बुनियादी रूप से सही माना जाता रहा है। मतलब और इसे कई बार जैविक निर्धारणवाद या बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की भी संज्ञा दी जाती है, जिसमें किसी समाज में किसी की स्थिति को सही ठहराने के लिए उसके जैविक आधार का सहारा लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि चूंकि महिलाएं बायोलॉजिकली कमजोर होती हैं, चूंकि महिलाओं का जन्म बच्चों को अपने गर्भ में पालने के लिए होता है, क्योंकि बच्चे जन्म के बाद महिलाओं के बहुत निकट होते हैं, तो ये एक जो बायोलॉजिकल चीजें हैं उसके आधार पर महिलाओं की भूमिका तय कर दी जाती है। और नारीवादी इस तरीके के बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का तीखा विरोध करती हैं और उनका यह मानना है कि इसको चुनौती देने की आवश्यकता है। मार्गरेट मीड ने अपने अध्ययन में यह दिखाया है कि विभिन्न संस्कृतियों में पुरुषत्व और नारीत्व को अलग अलग तरीके से समझा जाता रहा है। सेक्स आधारित गुण विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और मान्यताओं के कारण होते हैं। यानी कि जो, और इसी संदर्भ में सिमोन दे बोवार ने यह लिखा है, जो कि 1908 से 1986 तक इस दुनिया में रही और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारीवादी चिंतक थी। तो उनका यह मानना है कि कोई जन्म से औरत नहीं होती है, बल्कि औरत बना दी जाती है। यह भी ध्यान याद रखने की आवश्यकता है कि समाज में अमूमन पुरुषत्व से जुड़ी विशेषताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो और यहाँ जो मैंने आपको पहले बताया कि जो लड़के पुरुषों के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कि एक मेल की पूरी क्वालिटी बनाई जाती है, जिसमें वह मजबूत होता है, वह सख्त होता है, वह हर छोटी बात पे भावुक नहीं होता है। अगर कोई पुरुष या कोई लड़का इस तरीके का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है और इसके आधार पर काम का लैंगिक विभाजन किया जाता है। और नारीवादियों ने इसका लगातार विरोध किया और नारीवाद ने इन पहलुओं की एक वैकल्पिक समझ बनाने की बात की। अब यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि मार्गरेट मीड ने कहा था कि सेक्स आधारित गुण विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और मान्यताओं के कारण होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अलग अलग तरीके की सामाजिक संस्थाएं हैं, उसके आधार पर सेक्स आधारित गुणों को किसी एक सेक्स से जोड़ दिया जाता है। और अगर उन सामाजिक संस्थाओं को पहले से ही पुरुषों के हिसाब से संचालित किया जाता है, तो फिर जो महिलाओं के गुण होते हैं उनको घर के दायरे में बंद रखना, घरेलू काम करना, इन सब चीजों से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि पुरुषत्व और नारीत्व के बीच का एक कठोर द्विध्रुवीय मॉडल सिर्फ आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के देन है। यानी कि दो ही तरीके के लिंग हो सकते हैं जैविक रूप से, एक पुरुष और एक नारी। यह भी एक आधुनिक द्विध्रुवीय मॉडल है जो कि पश्चिमी सभ्यता से उभरकर सामने आई है। इन फाउस्टो स्टर्लिंग के अनुसार यूरोप में सिर्फ मध्य युग के अंत से ही जैविक उभयलिंगी व्यक्ति को एक स्थापित जेंडर को चुनने और उसमें जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया जाने लगा। उसके पहले ये स्थिति नहीं थी कि वह किसी एक जेंडर को चुने और उसके हिसाब से जिंदगी गुजारे। या तो वो ऐसे जिंदगी गुजारते थे या फिर उस समाज से बिल्कुल हाशियाकृत हो जाते थे। तो भारत में भी ऐसी स्थिति नहीं थी। निवेदिता मेनन रामानुजन को उद्धृत करते हुए यह बताते हैं कि आधुनिक दौर के पहले की भारतीय संस्कृतियों में भी विविध तरह के सेक्सुअल पहचानों के लिए काफी स्थान था और ऐसे सेक्सुअल पहचान वाले जो व्यक्ति होते थे
वह बहुत ही सहज तरीके से समाज के भीतर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अभी जो स्थिति आधुनिकता के बाद की आई, उसके कारण से इनका लगातार समाज से हास्यकरण होता गया, क्योंकि जो 2 तरीके के लिंग की जो अवधारणा है उसे बहुत ही मजबूती से एक स्वाभाविक मानते हुए स्वीकार कर लिया गया। बहरहाल अगर हम पिछले कई वर्षों में नारीवाद के भीतर सेक्स और जेंडर के बीच के अंतर को देखें कि किस तरीके से अलग अलग नारीवादियों ने इसे देखा है, उसमें 4 तरीके के जो धारणाएं हैं वो सामने आती हैं, और उसमें सबसे पहली बात एलिसन जैगर द्वारा प्रस्तुत की गई है। और ये जो विभिन्न व्याख्याएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किस तरीके से नारीवाद के भीतर लगातार एक सैद्धांतिक काम चलता रहा है, मुद्दों को समझने के लिए सैद्धांतिक प्रयास चलता रहा है। तो अगर हम एलिसन जैगर के लेखन की बात करें तो एलिसन जैगर इस बात पर जोर देती हैं कि और इसमें कई अन्य विद्वानों ने भी अपने विचारों को जोड़ा है कि जो स्त्रियों की स्थिति है, जिसके बारे में माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, दुबली पतली होती हैं, और उनके कारण से वो मेहनत वाला काम नहीं कर सकती। हालांकि हमें अपने आम जीवन में भी ऐसी स्त्रियां दिखेंगी जो कि पुरुषों से ज्यादा काम कर पाती हैं, लेकिन आमतौर पर फिर भी यह दलील दिया जाता है और समाज में से स्वीकृति भी प्राप्त है कि अगर कोई भारी भरकम काम है, कुछ ऐसा काम है जिसमें शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत हो, तो उससे महिलाओं को दूर रखा जाना चाहिए। तो यह जो एक सेक्स और जेंडर के साथ ये संबंध हुआ, यानी कि सेक्स के कारण वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं और जो उनकी भूमिका है इसके कारण से उन कामों से दूर रखने की हो गई जिसमें कि ज्यादा शारीरिक श्रम की जरूरत थी। लेकिन इनका यह मानना है, एलिसन जैगर ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि असल में ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि सेक्स और जेंडर के बीच में एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप होता है, एक द्वंद्वात्मक संबंध होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जेंडर के कारण महिलाओं को कुछ खास तरीके के कामों से वंचित या दूर रखा गया, जिसके कारण सेक्स के स्तर पर उनमें काम करने की क्षमता नहीं रही या काफी कम हो गई। यानी जैगर यह कहना चाह रही है कि मानव सभ्यता की शुरुआत होने के बाद कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आई होगी जिसके कारण से यह महिलाओं के लिए तय किया गया कि वह मुख्य रूप से घर के काम करेंगी या ऐसे काम करेंगी जिसमें अत्यधिक शारीरिक शक्ति लगाने की जरूरत ना हो। तो ये जब एक बार काम शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके यह सेक्स के साथ जुड़ता चला गया, क्योंकि लगातार कई पीढ़ियों तक चूंकि महिलाओं को इसी तरीके के काम से जोड़ दिया गया, बांध दिया गया, तो उसने उनके सेक्स पर भी प्रभाव डाला और इसके कारण से वो और भी ज्यादा शारीरिक श्रम वाले कामों के लिए एक तरीके से अनफिट होती गई। क्यों? क्योंकि ये उनके सेक्स का भाग बन गया, क्योंकि वो लंबे समय तक वो काम कर ही नहीं रही थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले पुरुषों की तुलना में अगर प्राकृतिक रूप से महिलाएं थोड़ी कमजोर थी तो उन्हें कुछ हल्के शारीरिक श्रम वाले कामों से जोड़ दिया गया, और बाद में धीरे धीरे स्थिति यह बन गई कि जो महिलाएं हैं वे इसी तरीके के कामों में खुद को सहज पाने लगी। तो ये डायलेक्टिकल रिलेशनशिप हुआ, दोनों ने एक दूसरे को बढ़ावा दिया और अब एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें कि महिलाओं को कुछ खास तरीके के कामों के लिए अनफिट या एक ऐसा यह माना जाने लगा कि वो इन कामों को करने में समर्थ नहीं है। तो जैगर का यह जो वर्णन है वह काफी एक मजबूत आधार देता है यह समझने के लिए कि कैसे जो सेक्स और जेंडर उसके संबंध को देखा जाए। दूसरा, सेक्स जेंडर के संबंध में रेडिकल नारीवाद ने एक अलग मत पेश किया है। इनका यह तर्क है कि नारीवादियों को विभिन्न लिंगों के बीच में या सेक्सेस के बीच में अंतर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विभिन्न लिंगों के बीच अंतर के लिए सिर्फ संस्कृति में कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सुजन ग्रिफिन और एंड्रिया डॉकिन जैसे रेडिकल नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं की प्रजनन से जुड़ी भूमिका, गर्भधारण और माता के रूप में उनका अनुभव
बाहरी दुनिया से उनके संबंधों को प्रभावित करता है। और इस संदर्भ यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर हम महिलाओं की जो सेक्सुअल स्थिति के कारण जो उनकी कुछ भूमिकाएं तय होती हैं, यानी कि वही माताएं बन सकती हैं और अपने बचपन के दिनों में माताएं जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं पर निर्भर होते हैं, तो ये जो स्थिति होती है उसके कारण से उनके भीतर इस दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया विकसित होता है। और कैरोल गिलिगन ने इस संदर्भ में यह विचार रखा अपनी पुस्तक इन अ डिफरेंट वॉइस में, जो कि 1993 में प्रकाशित हुई थी, कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में अंतर को नकारना पितृसत्ता द्वारा नारीगत गुणों को महत्वहीन मानने के बराबर है। अब इसमें यह माना जाता है कि अगर हम पुरुषों और महिलाओं के गुणों की बात करें तो सामाजिक स्तर पर एक समझ है और उस समझ के हिसाब से इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो पुरुषों के गुण होते हैं, यानी कि पुरुष ज़्यादा तार्किक होते हैं, वो भावुक होकर निर्णय नहीं लेते हैं, वो स्थितियों की गहनता को समझते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही भावुक होकर जल्दी से निर्णय ले लेती हैं। इसलिए राजकाज या गंभीर मामलों के बारे में अगर निर्णय लेना हो तो महिलाओं को उससे दूर रखा जाना चाहिए। ये एक आम फहम समझ है। जो रेडिकल नारीवादी हैं, जिसमें कि मैंने आपके सामने नाम लिया ग्रिफिन, डॉकिन या गिलिगन, तो इनका जो जोर है वो इस बात पर है कि जो महिलाएं हैं उनके भीतर कुछ खास तरीके की क्वालिटीज होती हैं। अब ये जो गुण होते हैं वो उनको कई बार समाज में हे माना जाता है, लेकिन इनका यह कहना है कि समाज को असल में इन गुणों को गंभीरता से लेने की जरूरत है और जब तक इन गुणों को इन क्वालिटीज को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा समाज एक बेहतर स्थिति की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो सेक्स और जेंडर के बीच में जो डिफरेंशिएशन है उसमें वो यह मानती हैं कि सेक्सुअल स्थिति के कारण जो जेंडर गुणों को जुड़ा हुआ माना जाता है वह काफी हद तक सही है। इसके बारे में हम जब रेडिकल नारीवाद की बात करेंगे तो थोड़े विस्तार से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें इतना समझ कर रखना है कि सेक्स और जेंडर के बीच में संबंधों की व्याख्या करने का यह जो दूसरा तरीका है उसमें यह माना जाता है कि सेक्सुअल स्थिति के कारण, महिलाओं की सेक्सुअल स्थिति के कारण उनके ऊपर जो जिन गुणों को आरोपित किया गया है वो काफी हद तक स्वीकार करने लायक है और इन गुणों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कि महिलाओं के पास अपनी सेक्सुअल स्थिति के कारण, गर्भ धारण करने के कारण एक तरह का संयम होता है, एक स्नेह की भावना होती है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो एक अन्य व्याख्या है वह भी रेडिकल फेमिनिज्म की एक दूसरी धारा से आती है, जिसको कि ये जो हालिया नारीवादी दृष्टिकोण है उसे एक तरीके से इसमें यह माना जाता है कि सेक्स जेंडर अंतर जो है वो लिंग विभेदों यानी कि सेक्सुअल डिफरेंसेस की उपेक्षा करता है, लेकिन जो उत्तर आधुनिकतावादी नारी हैं वे यह मानती हैं कि यह विभेद जैविक शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर देता है। तो यह जो जैविक शरीर पर ज्यादा से जोर देने की जरूरत से ज्यादा महत्व इसको देने की बात है सेक्स और जेंडर डिफरेंशिएशन में, क्योंकि इसमें मान लिया जाता है कि व्यक्ति का जिस तरीके का सेक्स है उसी तरह की भूमिका होगी। उसके बारे में जो पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट हैं उनका यह मानना है कि जो जैविक शरीर होता है उस पर जरूरत से ज्यादा जोर देने की जो प्रवृत्ति है उसको आलोचनात्मक तरीके से देखने की जरूरत है। इस संदर्भ में जूडिथ बटलर का नाम लिया जा सकता है। जूडिथ बटलर का यह मानना है कि हम सब एक हेटेरोसेक्सुअल ग्रिड के अंतर्गत हैं जिसमें बहुत सी बातों को प्राकृतिक तथ्य के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि यह तथ्य यह है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य होते हैं वो इन चीजों को प्रभावित करते हैं। सेक्स जेंडर तो इसमें इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि जो हेटेरोसेक्सुअल ग्रिड है उसमें यह माना जाता है कि जो एक स्वाभाविक रिलेशनशिप होता है या हेटेरोनॉर्मेटिविटी की जो अवधारणा है वो स्त्री और पुरुष के बीच का जो संबंध होता है वह एक स्वाभाविक संबंध के रूप में होता है और इसी रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और इसके अलावा जो संबंधों के दूसरे रूप हैं वो सही नहीं है।
तो ये इसमें यानी कि दो तरीके के जो सेक्सुअल स्थितियां हैं, पुरुष और स्त्री, उसे ही एक फैक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। और पूरी जो संस्कृति है या सामाजिक जीवन है, जेंडर का जो रोल है, उसमें इन्हीं के आधार पर चीजों की परिकल्पना की जाती है। लेकिन मोटे तौर पर हम कहें तो जो जूडिथ बटलर हैं, वो यह तर्क देने की कोशिश करती हैं कि ये जो पूरी परिकल्पना है, उसमें जो एक सेक्सुअल स्थिति है या जो विभाजन है मेल और फीमेल का, उसको बहुत ज़्यादा एक बायोलॉजिकल और साइंटिफिक फैक्ट के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत जो अंतर होता है पुरुष और स्त्री के बीच में, वो कुछ हार्मोन्स और एक क्रोमोसोम का अंतर होता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो खासतौर पे हार्मोन जो होते हैं, वो कई बार कुछ पुरुषों में ऐसे हार्मोन्स हो जाते हैं जो स्त्रियों में स्वाभाविक माने जाते हैं, और स्त्रियों में कुछ ऐसे हार्मोन्स हो जाते हैं जो पुरुषों में स्वाभाविक माने जाते हैं। इसके अलावा यह भी एक तथ्य है कि अगर यह सारी बातें, यानी कि पुरुष और स्त्री का जो सेक्स है, उसके अस्तित्व को एक फैक्ट के रूप में, साइंटिफिक फैक्ट के रूप में जो देखे जाने की प्रवृत्ति है, अगर ये सचमुच सही होता, तो फिर सामाजिक स्तर पर लोग प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले अपने बच्चों के जेंडर को चेंज करवाने के लिए संघर्ष नहीं करते। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश में, हमारे देश में भी, जब किसी बच्चे का जन्म होता है और उसका जो एक सेक्सुअल स्थिति है, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, यह स्पष्ट नहीं होता है, साफ नहीं होता है, तो जो पहली प्रतिक्रिया होती है माता पिता की, वह यह होती है कि वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की बना दीजिए। तो यह जो एक सोच है, वह सोच काफी गहरे स्तर पर इस बात से उभर कर सामने आती है कि जो ये कंस्ट्रक्शन है, जैसे एक बायोलॉजिकल ट्रुथ माना जा रहा है, वह भी सोशियो इकोनॉमिक या कल्चरल स्फीयर से उभर कर सामने आ रहा है। वो संस्कृति के दायरे से आ रहा है जहां पर यह माना जाता है कि नॉर्मल क्या है। तो इसी जो ये हेटेरोसेक्सुअल ग्रिड है, उसी के भीतर संबंधों के बनने और उसके संचालित होने के बारे में एक विचार इन्होंने रखा है। बटलर के कुछ जो विचारों के दूसरे आयाम है, उसके बारे में हम कल थोड़े विस्तार से, यानी कि अगले एपिसोड में थोड़े विस्तार से देखेंगे। जिन पहलू पे हम बात कर चुके हैं उसको मैं बिल्कुल संक्षेप में उसका जिक्र करूंगा, लेकिन कुछ और पहलू हैं जिसके बारे में बटलर बात करती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक जो जेंडर और सेक्स के बीच का जो अंतर है, उसका एक चौथा रूप भी सामने आता है, जिसमें यह माना जाता है कि जेंडर बहुत से पहचानों के घेरे में स्थित है। यानी कि जेंडर को अगर हमें समझना है तो हमें यह समझना होगा कि वह किस तरीके से चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। इसमें बायोलॉजिकल फैक्ट को, यानी कि सेक्स को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन यह कहा जाता है कि अगर हम किसी के जेंडर के कारण उसकी स्थिति को समझना चाहते हैं, किसी महिला के जेंडर के कारण उसकी स्थिति को समझना चाहते हैं, तो शायद हमें सिर्फ उसके महिला होने के दायरे पर ही, महिला होने के तथ्य पर ही ध्यान नहीं देने की जरूरत है, बल्कि हमें यह समझने की जरूरत है कि वह एक महिला होने के साथ साथ और किन किन स्फीयर्स या और किन किन दायरों से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ यह है कि अगर एक महिला है तो सिर्फ वो महिला के रूप में ही हर जगह मौजूद नहीं होती है, उसके साथ उसकी जाति होती है, उसके साथ उसका वर्ग यानी कि उसका क्लास होता है, उसके साथ उसका जो पूरा एक सोशल स्टेटस होता है कि, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया भी उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी जो एक पूरा एक नस्ल के रूप में उसकी स्थिति कहाँ पर है, इसको भी देखा जाना चाहिए। यानी कि अगर जब तक हम जेंडर के बारे में विचार करते समय इस पहलू पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम इस चौथे दृष्टिकोण के अनुसार यह माना जाता है कि तब तक हम जेंडर और सेक्स के बीच के जो संबंध है और जो जेंडर की जो विविध रूप है उसको नहीं समझ पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कि हम दो महिलाओं की स्थिति पर विचार करते हैं, दोनों ही महिलाएं हैं, और अगर हम सिर्फ जेंडर के दायरे पर विचार करें तो हम
यह दावा कर सकते हैं कि चूंकि दोनों महिलाएं हैं इसलिए इनकी स्थिति एक तरह से है, लेकिन असल में यह कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है और जब तक हम इन कारकों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम महिलाओं की अलग अलग स्थिति को नहीं समझ सकते हैं। अब ये अलग अलग कारक क्या हैं? मिसाल के तौर पर एक महिला शहर की निवासी हो सकती है, दूसरी महिला गांव की निवासी हो सकती है। एक महिला गांव में रहते हुए मैदानी इलाकों के संपन्न गांव की निवासी हो सकती है, दूसरी महिला आदिवासी क्षेत्र के किसी पिछड़े गांव की निवासी हो सकती है। एक महिला सामान्य महिला के रूप में, शहरी महिला के रूप में अच्छे से शिक्षा और नौकरी प्राप्त करने वाली महिला हो सकती है और दूसरी महिला दलित जाति में पैदा हुई एक ऐसी महिला हो सकती है जो शहर में रहती है और शिक्षा के स्तर पर भी उसे कुछ अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और जब वही दलित महिला गांव में जाती है तो उसकी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि अपने जेंडर के कारण हर महिला की स्थिति अलग अलग है और अगर हम इनकी स्थिति की एक समझ बनाना चाहते हैं, एक सही और तार्किक समझ बनाना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन अलग अलग दायरों की समझ विकसित करें। अगर हम इनमें से किसी एक ही चीज को पकड़कर बैठ जाएंगे तो शायद हम उनकी जेंडर की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो एक चौथा विश्लेषण है उसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि जब भी हम महिलाओं के बारे में सैद्धांतिकरण करें तो उस तरीके के उस सैद्धांतिकरण के करने के दौरान हमारा पूरा ध्यान इन अलग अलग तरीके के पहलुओं पर, इन अलग अलग तरीके के दायरों पर होना चाहिए। और जो सेक्स और जेंडर से संबंधित इस तरीके की जो पूरी विशेषताएं हैं उसमें जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताने का प्रयास किया कि यह नारीवाद के भीतर एक गतिशील विशेषता के रूप में रहा है, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नारीवाद में इससे संबंधित सैद्धांतिकरण थम गया हो कि आखिर सेक्स और जेंडर के बीच में संबंधों को कैसे समझा जाए या फिर जेंडर को कैसे समझा जाए या फिर सेक्स को कैसे समझा जाए। लेकिन निश्चित रूप से महिलाएं किस तरीके के शोषण का सामना कर रही हैं, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, उसको समझने में ये जो सेक्स और जेंडर से जुड़ा हुआ डिबेट है वह काफी महत्वपूर्ण है और उसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक अन्य मुद्दा जो है वह समानता और विभेद से जुड़ा हुआ है। नारीवादियों का एक समूह समानता पर जोर देता है। समानता का यहाँ पर अर्थ क्या है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच में समानता होनी चाहिए। और अगर हम ध्यान दें तो और अगर हम यहाँ पर विशेष रूप से बात करें उदारवादी नारीवाद की, तो उसमें जितना मैंने अभी तक आपको बताया उससे यह बात तो साफ तौर पर सामने आती है कि उदारवादी नारीवाद इस बात का प्रयास करता है कि यह कोशिश की जाए कि हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता स्थापित हो और इसके लिए वो कानूनी स्तर पर सुधार करने की बात करती हैं जो उदारवादी नारीवादी होती हैं और उनका जो एक तरह से समानता की तरफ बढ़ने पर होता है और उनकी शुरुआत भी इस मूल्य से होती है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समानता की स्थिति में हैं। जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं उनका जोर इस बात पर होता है कि समानता स्थापित होनी चाहिए, पर समानता स्थापित करने का जो पूरा तरीका है वह पूंजीवाद को नष्ट करने के रास्ते से ही होकर गुजरता है। जब तक पूंजीवाद का अस्तित्व रहेगा तब तक हम एक समानता की स्थिति स्थापित करने की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूंजीवाद, कैपिटलिज्म अपने आप में एक असमानता पर आधारित व्यवस्था है और जब तक इस असमानता पर आधारित व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाता है तब तक महिलाओं की मुक्ति का सवाल सामने नहीं आता है, महिलाओं की मुक्ति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। और रेडिकल जो नारीवादी है उनका जोर जो है मोटे तौर पर एक तरीके से समानता स्थापित करने पर रहता है, लेकिन इससे ज्यादा उनका जोर खासतौर पे जो रेडिकल नारीवाद की एक बड़ी धारा है उसका जोर भिन्नता पर होता है कि जो महिलाएं हैं वो अपनी भिन्नता को भी कायम रखें। यानी कि अगर जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया, कैरोल गिलिगन और कई अन्य जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उनका जोर इस बात पर होता है कि या रहा है कि जिन्हें हम नारीगत गुण मानते हैं उन नारीगत गुणों का सम्मान हो और उन नारीगत गुणों के आधार पर महिलाओं की जो स्थिति है उसका सम्मान हो
और उसी के आधार पर जो महिलाओं की भिन्नता है उसे बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो अलग अलग तरीके की धाराएं हैं उसमें काफी हद तक समानता और भिन्नता की बात की जाती है। एक दूसरे स्तर पर हम इसको यह भी इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो नारीवाद के भीतर चूंकि यह भावना रही है कि जो महिलाएं होती हैं वो जैविक रूप से कुछ कार्य करने के लिए सक्षम है पुरुषों की तुलना में, मतलब एक पुरुष कभी मां नहीं बन सकता है, तो बच्चे का गर्भ धारण करना, उसका पालन पोषण करना अभी भी सामान्य रूप से महिलाओं का ही काम माना जाता है। हालांकि महिलाओं को भी इससे मुक्ति दिलाने के लिए कई तरीके के विकल्प उभर कर सामने आ गए, मसलन सरोगेसी, लेकिन सामाजिक स्तर पर अभी इसकी बहुत मान्यता इसको नहीं मिली है और कानूनी स्तर पर भी अब इसे बहुत ज्यादा इस तथ्य से जोड़ा जाने लगा है कि जब कोई महिला वास्तविक अर्थों में मां ना बन पाए। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। तो इस अर्थ में एक जो भिन्नता की जो दावेदारी है वह नारीवाद में के भीतर मौजूद है और समानता की दावेदारी भी है, लेकिन नारीवाद के अलग अलग रूपों में यह जो भिन्नता की दावेदारी है वो अलग अलग तरीके से सामने आती है। मिसाल के तौर पर उदारवादी नारीवाद के भीतर या समाजवादी नारीवाद के भीतर जो महिलाओं की कुछ विशिष्ट जैविक भूमिकाएं हैं उसको नकारा नहीं जाता है, तो उनके भीतर भी यह माना जाता है कि कुछ जो खास तरीके के काम है, जैविक काम, बच्चों का गर्भधारण करना, बिल्कुल आरंभिक जीवन में उनका पालन पोषण करना, वो महिलाएं ही कर सकती हैं और इस काम को करने के लिए वही सक्षम है। तो इस लिहाज से यह भी एक ऐसा केंद्रीय तत्व है जो कि नारीवाद के भीतर काफी मजबूती से मौजूद है। अगर हम अपनी पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें, आज की चर्चा को, मैंने आपको आज की पूरी चर्चा में यह बताने की कोशिश की कि नारीवाद का उभार किस तरीके से हुआ और कैसे आरंभिक अवस्था में या आरंभिक या पहली धारे के नारीवाद में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि जो महिलाएं हैं उन्हें सार्वजनिक दायरे में स्थान मिले, उनके साथ समानता का बर्ताव हो। पर जब दूसरी धारा आरंभ हुई तो उसमें नारीवाद का और ज्यादा विस्तार हुआ और उसमें नए तरीके के मुद्दों को शामिल किया गया। विशेष रूप से जो परिवार का जो दायरा माना जाता है उसकी और ज्यादा गहराई से पड़ताल की गई और वो पड़ताल करते हुए यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि परिवार के दायरे के भीतर भी समानता स्थापित करने की जरूरत है। और रेडिकल नारीवादियों ने जीवन के तमाम पहलुओं को इस नजरिए से खंगालने की कोशिश की। तो ये जो अलग अलग तरीके के विचार उभर कर सामने आए, उन्होंने नारीवाद की जो के भीतर की जो अंतरधारा है या नारीवाद के भीतर का जो वाद विवाद है उसको काफी आगे बढ़ाया। और उसके बाद हमने इस बात पर चर्चा की कि किस तरीके से नारीवाद के भीतर कुछ साझा बिंदु है, सार्वजनिक और निजी, पब्लिक और प्राइवेट का की जो एक डायकोटमी है उसको किस तरीके से नारीवादियों ने प्रश्नांकित किया है और किस तरीके से पहले की राजनीतिक दर्शन में मौजूद रहा है और पितृसत्ता की अवधारणा नारीवाद के भीतर किस तरीके से केंद्रीय अवधारणा के रूप में सामने आती है। सेक्स जेंडर का जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में नारीवाद के भीतर किस तरीके से एक गतिशील समझ बनाने की कोशिश हुई, इस पहलू पर भी हमने गहराई से विचार किया। और इसके अलावा हमने यह भी देखा कि किस तरीके से समानता और भिन्नता नारीवाद के भीतर एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने आता है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि नारीवाद के बारे में जो हमारी ये चर्चा है उससे आपको नारीवाद के कुछ बुनियादी तत्वों को समझने में मदद मिली होगी। अगले एपिसोड में हम नारीवाद के भीतर में उदारवादी नारीवाद और समाजवादी नारीवाद और रेडिकल नारीवाद और अन्य कुछ धाराओं को थोड़े विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम ये समझ पाएंगे कि उदारवादी नारीवाद या समाजवादी नारीवाद में कौन से प्रमुख चिंतक आते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने तर्कों को रखने की कोशिश की, उनके तर्कों की प्रासंगिकता क्या है और अन्य कई विषय। तो मैं आज की इस पूरी चर्चा को यहीं विराम देता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको नारीवाद की एक समझ देने में सहायक साबित होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं और नारीवाद पर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार।